हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस की वर्कशीट नंबर 28 को समझने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम लेसन 6 है और इसके अंदर टॉपिक है मानव में वहन। अब वहन शब्द से हमारा अभिप्राय है कि पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे ये लिखा है कि हमारे शरीर में जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में पचता है और पचने के बाद उसे शरीर की हर कोशिका में पहुंचना होता है। इसी प्रकार कुछ अन्य पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसे हमें शरीर से बाहर नाक के द्वारा, नासिका के द्वारा बाहर निकालना है। तो इसका अभिप्राय ये है कि हमारे शरीर में अनेक जो जैव प्रक्रम होते हैं, अनेक प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें हमें पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है। सांस के द्वारा आप ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना है। भोजन आप हमारे पाचन तंत्र में जाता है, पचता है और उस भोजन को भी शरीर के सारे भागों में पहुंचाना है। और जो हानिकारक पदार्थ हैं शरीर में बनते हैं उन्हें हमें शरीर से बाहर निकालना है। तो इस सारे काम करने के लिए हमें वहन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम बोलते हैं मानव संवहन तंत्र। तो जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, मनुष्य भी बहुकोशिकीय है, तो उसमें भोजन, ऑक्सीजन आदि की आपूर्ति की आवश्यकता होती है और यह कार्य कौन करता है? संवहन तंत्र करता है। अब संवहन तंत्र के 3 भाग हैं। अगर हम मानव में बात करें, मानव संवहन तंत्र की बात करें तो 3 भाग, एक है हृदय और दूसरा है रुधिर वाहिकाएं और फिर है रुधिर तथा लसिका। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहले हम हृदय की बात करें तो हृदय क्या है? हृदय एक पेशीय अंग है। जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं कि पेशीय मतलब मांसपेशियों का बना हुआ होता है और ये एक हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। जितना हमारा ऐसे मुट्ठी का साइज़ होता है, ये लगभग इतने साइज़ का ये होता है। और मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और इसका एक इजी डायग्राम भी मेरे पास है, अगर आप यहाँ से समझना चाहें तो आप ये देख सकते हैं। इसमें आप देखें कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ, जैसे हमको 4 कोष्ठ नज़र आ रहे हैं। एक इसको ऊपर वाले को हम बोलते हैं ये दायां अलिंद, ऊपर वाले दोनों अलिंद, नीचे वाले दोनों निलय। ऊपर वाले दोनों अलिंद, नीचे वाले दोनों निलय। तो इस तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं दायां अलिंद। जो हमें बाईं तरफ दिखता है उसे हमने बोलना है दायां अलिंद। और जो हमको अपने दाईं तरफ दिख रहा है वो है हमारा बायां अलिंद। इसी तरह ये क्या है? ये बायां निलय और इधर वाला दायां निलय। क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं इसलिए हमको ये दायां बायां उल्टा लग रहा है। अगर हम अपने शरीर के साथ लगाकर इसको देखें तो हमको बायां भाग बायां लगेगा, दायां भाग दायां लगेगा। तो अब हमें ये 4 कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। अब हमें ये समझना है, जैसे आपकी वर्कशीट में यहाँ पर ये समझा रखा है कि मानव हृदय में जो रक्त है कहाँ से कहाँ प्रवाहित होता है। और उसके साथ साथ ये भी 2 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी आप लर्न कर लेंगे कि मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक चक्कर में 70 मिलीलीटर रुधिर पंप करता है। मानव हृदय एक चक्कर में 70 मिलीलीटर रुधिर पंप करता है। तो अब हम समझते हैं कि इसमें रुधिर का प्रवाह कैसे होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा ये शिरा और धमनी के बारे में जान लें।
कि यहाँ पर जो दो हमको दिखाई दे रही हैं, दो शिराएं हैं और इधर भी दो शिराएं हैं। जो वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं हृदय में आती हैं उन्हें हम शिरा कहते हैं, और जो हृदय से जाती हैं, रक्त को लेकर हृदय से जाती हैं, उन्हें हम धमनी कहते हैं। फिर से समझ लो, जो शिराएं रक्त को हृदय में लेकर आती हैं उन्हें हम कहते हैं शिरा, और जो वाहिकाएं रक्त को हृदय से लेकर शरीर में जाती हैं उन्हें हम कहते हैं धमनी। तो यहाँ पर ये दो धमनी दिखाई दे रही हैं। एक तो ये जो सबसे बड़ी इधर से बाएं निलय से निकल रही है, ये बायां निलय है ये, और इसमें से निकल रही है। ये कौन सी धमनी है? ये है, इसको बोलते हैं महाधमनी, जो कि हमारे बाएं निलय से निकलती है और रक्त को पूरे शरीर में लेकर जाती है। एक दूसरी धमनी है जो कि हमारे दाएं निलय में से निकल रही है, वो है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस का मतलब है फेफड़े। जो धमनी रक्त को फेफड़ों में लेकर जाती है वो है फुफ्फुस धमनी। तो ये दो धमनियां हैं जो मानव हृदय से निकल रही हैं, और ये शिराएं हैं 4, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। ये शिरा जो है वो शरीर के ऊपरी भाग से, महाशिरा हमारे शरीर के ऊपरी भाग से, जैसे हमारा सिर है, कंधे हैं, गर्दन है, ऊपर वाला जो भाग है वहाँ से रक्त को लेकर आती है, तो वो ये वाली महाशिरा, उसको बोलते हैं शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा। और जो शरीर के निचले भाग से, टांगों से, पेट से, कमर से रुधिर को लेकर हृदय में आती है, उसे हम कहते हैं शरीर के निचले भाग से महाशिरा। जैसे आपके इस चित्र में भी ऐसे ही दिखा रखा है, ये आप देख सकते हैं। अब उसके बाद अब इसको कैसे रुधिर कहाँ से कहाँ जाता है उसको समझने के लिए हमारे पास ये फ्लो चार्ट है। ये वाला फ्लो चार्ट आप ऐसे बना लेंगे, और ये फ्लो चार्ट हमें बहुत हेल्पफुल होता है अगर हमको दोहरा परिसंचरण समझाना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो भी हम ये बना सकते हैं। और अगर हमें ये पूछते हैं कि रक्त कैसे कैसे प्रवाहित होता है हमारे शरीर में, तो उसके लिए भी हम ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब हम दोनों चीज़ों को, दोहरा परिसंचरण और रक्त कैसे बहता है, वो हमें समझना है। अब ये जो बीच में मैंने दिखाया है ये हमारा हृदय है। ये इसके 4 कोष्ठ दिखाएं, ऊपर वाला दायां अलिंद, नीचे दायां निलय, ऊपर बायां अलिंद और ये बायां निलय। अब क्या होता है कि हमारे शरीर से, पूरे शरीर से, ऊपरी भाग निचले भाग सबसे, शरीर में से जो विऑक्सीजनित रुधिर होता है, विऑक्सीजनित से अभिप्राय है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, यानी ऑक्सीजन रहित, जो ऑक्सीजन रहित रुधिर, यानी ऑक्सीजन शरीर में यूज़ हो गई, उपयोग हो गई, और फिर उसके बाद वो जो रुधिर है वो विऑक्सीकृत हो जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो वो रक्त कहाँ आता है? हृदय में, हृदय के ऊपरी भाग में, दाएं अलिंद में, जैसे ये दिखा रखा है। ये 2 शिराएं वो शरीर से रक्त को लेकर आती हैं। यहाँ से फिर वो बीच में वाल्व होते हैं, उन वाल्व के द्वारा वो नीचे निलय में आ जाता है, दाएं निलय में। अब जैसे ये निलय में आ गया, यहाँ से रक्त किस में आ जाएगा? निलय में, दाएं निलय में। अब यहाँ से इस फुफ्फुस धमनी के द्वारा, ये फुफ्फुस धमनी, ये तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये रक्त, कैसा रक्त है? विऑक्सीकृत, यानी ऑक्सीजन रहित रुधिर कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाएगा। अब फेफड़ों में
क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो यहाँ फेफड़ों में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और ऑक्सीजन ले लेगा। तो कैसा हो जाएगा ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो यानी इसमें अब ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। फिर ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ जाएगा, बाएं अलिंद में। फिर यहाँ बीच में वाल्व होते हैं, बाएं अलिंद से बाएं निलय में चला जाएगा। फिर बाएं निलय में, जैसे ये बाएं निलय है, तो यहाँ से एक बहुत बड़ी धमनी, जिसे कहते हैं महाधमनी, एक ऐसी धमनी जो हृदय से निकलती है और हमारे पूरे शरीर को रक्त सप्लाई करती है। तो ये यहाँ से महाधमनी, ये दिखा रखा, महाधमनी के द्वारा ऑक्सीकृत कहें या ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहें, तो ये ऑक्सीकृत रुधिर फिर से शरीर में चला जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा रुधिर शरीर में और हृदय में प्रवाहित होता है। दोहरा परिसंचरण से ये अभिप्राय है, जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पर डेफिनेशन बता रखी है, ये देखें आप, यहाँ है कि रुधिर परिसंचरण के एक पूर्ण चक्र में हृदय में 2 बार आता है। रुधिर परिसंचरण के एक पूर्ण चक्र में हृदय में 2 बार आता है। ये किस लिए आता है? ये सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर परस्पर ना मिलें, जो कि पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आपूर्ति में सहायक हैं। तो 2 बार को हम पहले समझ लें। 2 बार से मतलब क्या है कि एक बार ये शरीर से यहाँ हृदय में आया दाएं भाग में, और फिर दाएं भाग से फुफ्फुस धमनी के द्वारा चला गया फेफड़ों में, फिर दोबारा से ऑक्सीजनित होकर फिर से आया, फिर हृदय में आया, फिर हृदय से वापस फिर शरीर में गया। तो ये एक चक्कर यहाँ से यहाँ ऐसे पूरा चक्कर काटने में इसको 2 बार हृदय में आना पड़ता है। इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण। ठीक है, तो ये इसलिए आवश्यक है, यानी मनुष्य में, यानी स्तनधारी, जो स्तनधारी हैं जैसे मनुष्य है, और पक्षी, इनमें, क्योंकि ये जो स्तनधारी और पक्षी हैं, इनका जो रुधिर है उसका तापमान सम रहता है। ये समतापी जीव हैं। समतापी मतलब उनके शरीर का तापमान सम रहता है। शरीर के तापमान को सम रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। तो शरीर को अच्छी से ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए ऑक्सीजनित रुधिर, इधर ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित दोनों प्रकार के रुधिर को अलग अलग रखने का प्रावधान है। किस किस में? स्तनधारी में और पक्षी में। ठीक है, स्तनधारी और पक्षियों में 4 कोष्ठ होते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर अलग अलग रह सके, क्योंकि उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस लिए? अपने शरीर के तापमान को सम रखने के लिए व अन्य शरीर के अन्य कार्य करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमको ये 2 बातें समझ आई। एक हमने दोहरा परिसंचरण समझा, और एक हमने समझा कि हमारे शरीर में ये 2 प्रकार का रुधिर अलग अलग क्यों होता है। अब हम क्या समझना चाहते हैं? अब हम धमनी और शिरा में अंतर को समझना चाहते हैं। अभी हमने थोड़ी सी बातें की। धमनी में ऑक्सीजनित रुधिर होता है और शिरा में विऑक्सीजनित रुधिर। इसका एक एक एक्सेप्शन है, यानी फुफ्फुस धमनी को छोड़कर और इसमें फुफ्फुस शिरा को छोड़कर।
फिर शुरू में बताया ये वितरण वाहिका है धमनी। वितरण मतलब जो रुधिर को पूरे शरीर में बांटती है, ले जाती है। ये संग्रहण है, यानी शरीर से इकट्ठा करके हृदय में लाती है। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि धमनी की भित्ति मोटी होती है, लचीली होती है, क्योंकि उसे रुधिर को हृदय से लाना होता है, जो कि उच्च दाब से प्रवाहित होता है। और शिरा की भित्ति कम मोटी होती है, कम लचीली होती है, क्योंकि उसमें रुधिर का दाब कम होता है। और शिरा धमनी में कोई वाल्व नहीं होते, लेकिन शिरा में रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए वाल्व होते हैं। जैसे मान लो ऐसे शिरा है तो उसके बीच में ऐसे वाल्व लगे हों, ताकि जो रुधिर है मान लो ऐसे जा रहा है सीधा यूँ, तो ये वापस ना आए, ये वापस ना आए, इसके लिए उसमें क्या है, वाल्व लगे होते हैं। और धमनी जो है सतही नहीं होती, यानी ऊपर हमारी जो स्किन है उसके पास पास नहीं होती, अंदर धसी हुई होती है, और जबकि जो शिराएं हैं वो सतही होती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिफरेंस का, कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। फिर हमें थोड़ी सी बात केशिकाएं यानी बहुत ही जो पतली एक कोशिकीय दीवारों वाली जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, बहुत ही पतली और बहुत ही झीनी होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं केशिकाएं। जब रुधिर में से पदार्थों का आदान प्रदान होता है ऊतकों में, कोशिकाओं में, तो वहाँ पर ये केशिकाएं ही काम करती हैं। फिर हम रुधिर की बात करें, रुधिर के दो अवयव हैं। रुधिर के अवयव ठोस और द्रव, कुछ ठोस भाग है और कुछ द्रव भाग है। ठोस भाग में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त जैसे नाम से पता चलता है लाल रंग की होती हैं, किस लिए, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन Hb, इनमें हीमोग्लोबिन होता है, जो कि एक जो लाल रंग का होता है, और इसे हम, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे हम श्वसन वर्णक भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाता है, इसलिए इसे हम श्वसन वर्णक भी कहते हैं। किसको? हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? ये लाल रक्त कोशिकाओं में होता है, और इसका कार्य बता रखा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना। श्वेत रक्त कोशिकाएं श्वेत या रंगहीन होती हैं, और इसका काम है शरीर को रोगों से मुक्त करना, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करना। प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का, रुधिर कहीं से हमें चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो जमने लगता है, सो रुधिर जम जाता है ना, तो वो उसको कहते हैं रुधिर का थक्का बनना। तो ये हमें चोट को ठीक होने में सहायक है, प्लेटलेट्स। फिर एक और प्रकार का तरल हमारे शरीर में होता है, जिसे हम कहते हैं लसिका। इसको हम उत्तक तरल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है उत्तक तरल। और ये रुधिर कोशिकाओं से, यानी जो रुधिर कोशिकाओं से निकलकर अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाता है, ये लाल रंग का नहीं होता, ये सफ़ेद रंग का होता है, क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती, केवल इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। और जो रुधिर वाहिकाओं से छनकर ऊतकों में गिर जाता है आसपास, तो उसे हम लसिका कहते हैं। और ये प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन रंगहीन है, इसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होते हैं, और यह ऊतक से प्रवाहित हो
संवहन में व शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। संवहन में यानी कुछ पदार्थों का जो वहन है वो लसिका के द्वारा होता है। इतना ही समझना आपको। और हमें शरीर में रोग मुक्त होने में भी सहायक है। और इस प्रकार ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग। अब इसी प्रकार ये सारी आपकी वर्कशीट की बातें कंप्लीट हुई। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं आप आराम से कर सकते हैं। आप मानव हृदय का चित्र बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये आसान वाला चित्र बताया है। आप इसको यहाँ से वीडियो को रोककर और यहाँ से आप चित्र बना सकते हैं। और फिर अगर आप ये वाला बनाना चाहें, आपको इजीली बना पाते हैं तो आप ये बनाएं। और उसके बाद धमनी शिरा में अंतर भी आपको यहाँ बता रखा है। और फिर शरीर के रुधिर के अवयवों के कार्य भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये 3 कार्य हमने समझे हैं। और फिर पूछा है धमनी की भित्ति मोटी होती कारण बताएं। क्योंकि धमनी के अंदर उच्च दाब का रक्त प्रवाहित होता है। धमनी में रक्त का जो दाब है वो उच्च होता है, इसलिए उस दाब को सहन करने के लिए उसकी भित्ति मोटी होती है। उच्च क्यों होता है? क्योंकि हृदय पीछे से पंप कर रहा है, जैसे मोटर लगी हुई है तो मोटर पानी को फेंकती है, ऐसे हृदय ऐसे 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 पंप करता है तो वो रुधिर को दूर तक ले जाता है, इसलिए उसमें दाब होता है। और इसलिए दाब को सहन करने के लिए धमनी की भित्ति मोटी होती है, जबकि शिराओं में ऐसा नहीं होता। और शिराओं में वाल्व होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया कि ब्लड जो है, रुधिर जो है वो वापस ना आए। क्योंकि ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि धमनी में जो रक्त आ रहा है वो हृदय द्वारा पंप किया हुआ है। सॉरी। और शिरा में ऐसा नहीं है। शिरा के अंदर जो रक्त है वो अपने आप प्रवाहित हो रहा है, उसके पीछे कोई पंप नहीं है, तो इसलिए जो रक्त है वो वापस जा सकता है, उसका दाब कम होता है। तो रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसमें क्या होते हैं? वाल्व लगे होते हैं। फिर लसिका क्या है वो आप यहाँ से इसके बारे में